नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी अभी एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम समाप्त हो गई है और आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों की ये कमेंट आ रहे थे कि जो फेज 11 की एग्ज़ाम होने वाली है शायद 26 तारीख से, तो इनके ऊपर कुछ प्रैक्टिस सेट की वीडियो प्रोवाइड करा दीजिए। हमने कल आपको बताया था कि हम ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे और ये हमारा फेज 11 के ऊपर ये पहला वीडियो है। ये डिपेंड करता है आप लोगों के रिस्पांस के ऊपर। साथ ही साथ हमने कल कहा था कि सीजीएल की जो सीरीज चलाई जा रही थी, करीब 10 वीडियो हमने प्रोवाइड करा दिया है। इसकी जो वीडियो है ये कंटिन्यू किया जाएगा आज से। इसके अलावा बिहार एसआई और बिहार पुलिस है ना, ये दोनों की जिनको भी तैयारी करनी है जीके जीएस की स्पेशली, तो वो जो है आज से एक्टिव रहेंगे, इनके ऊपर भी वीडियो आने वाली है। दोस्तों, मैंने आपको बता रखा है कि मैं फुल टाइम यूट्यूबर तो हूँ नहीं कि मैं भर दिन यूट्यूब पे काम करूँगा, है ना। मुझे काम के साथ साथ और भी काम है, जैसे कि आप जानते ही हैं, है ना। तो कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, तो कभी एक आध दिन स्किप भी हो सकती है। जैसे कि आपने सीजीएल में देखा, मेरे पास टाइम की काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने 2-3 दिन वीडियो नहीं बनाए। इसके बाद एमटीएस की एनालिसिस आ गया तो इसमें फंस गए, तो आज से करीब जो है 5-6 दिन से वीडियो सीजीएल की नहीं आई है। आज से जो है हम स्टार्ट कर देंगे। तो इन बात पे माइंड नहीं करना है कि आज नहीं आया, कभी कभी कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो के अंतर्गत जो भी प्रश्न होते हैं सभी का इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट का डिस्कशन आपको साथ में मिलता है। इससे क्या फ़ायदा होता है अब तक आप समझ गए होंगे, है ना। चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा, यूईएफए महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाली प्रथम भारतीय फुटबॉलर कौन है। तो ये आपका महिला चैंपियंस लीग है, तो सिंपल सी बात है कि महिला ही खेलती होंगी, महिला में फुटबॉलर, क्योंकि फुटबॉल की जो है कप है ना। तो ये आपका मनीषा कल्याण बनी है। देखिए, मनीषा कल्याण से आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि मनीषा कल्याण किस जो है खेल से संबंधित है, तो आपको क्या आंसर दे देना है, फुटबॉल से संबंधित है भैया, है ना। क्योंकि जो आदमी फेमस हो जाते हैं उनसे संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जामिनर बना के एग्जाम में पूछ लेता है ना। इसके अलावा महिला फीफा वर्ल्ड कप 2023 ये कहाँ पे होने वाली, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाली है। ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में एक हॉट जो है टॉपिक का काम करेगा और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे। इसे वीवीआई कर लीजिएगा और तब हमें कहिएगा कि आपने कहा था और ये आया था, ठीक है। इसके अलावा महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 ये आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो ये आपका दिल्ली में हुआ है ना। यहाँ पे भारत को 4 गोल्ड मिले हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है कि निम्नलिखित में से महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा गोल्ड नहीं जीता गया या प्राप्त नहीं किया गया। तो चारों जो जीते हैं उनका नाम आपको प्राप्त होगा, तभी आप ऑप्शन छांट सकते हैं, है ना। तो 4 गो में एगो है आपका नीतू घनघस, इनका नाम ही ऐसा नीतू घनघस, घ है ना। इसके अलावा लवलीना बोरगोहन है ना। इसके अलावा निखत जरीन स्वीटी बुरा। तो इस प्रकार से ये 4 जो हैं आपका मतलब क्या है, खिलाड़ी हैं, महिला बॉक्सर हैं, जिन्होंने गोल्ड जीता है यहाँ पे विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023। कहाँ पे कराया गया, आपका दिल्ली के अंदर कराया गया। देखिए, एक क्वेश्चन और भी पूछा जाएगा, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022, ठीक है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 WAC, है ना। तो ये कहाँ पे हुआ है, तो ये आपको बताना है, यूएसए के ओरेगन में हुआ है, यूएसए के ओरेगन में हुआ है। एमटीएस में 3 बार पूछा गया, चूंकि ये मतलब मिड 2022 का है, तो आगे आने की भी संभावना रहेगी। इसके अलावा आगामी फीफा वर्ल्ड कप, तो सबसे पहले पिछला फीफा वर्ल्ड कप के बारे में बता दूं। पिछला फीफा वर्ल्ड कप जो पुरुष वाला है, जो मेन फीफा होता है, ये आपका 2022 में कतर के अंदर कराया गया था। कहाँ पे, कतर के अंदर। विजेता कौन रहे थे, अर्जेंटीना, और उपविजेता कौन रहे थे, तो फ्रांस, है ना। तो ये रनर अप रहे थे फ्रांस और विनर रहे थे अर्जेंटीना। कहाँ पे हुआ था, कतर के अंदर, ठीक है, 2022 वाला। क्योंकि फीफा 4 साल पे होती है, तो अगला जो होगा वो 26 में होगा, और 26 वाला जो फीफा है ये अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, इन तीनों में सम्मिलित रूप से होंगे। इसके अलावा जो फीफा की स्थापना वगैरह है, यहाँ से भी आपको कुछ बात ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे फीफा की स्थापना मैंने बता रखा है आपको 1904 ईस्वी में होती है। इसकी मुख्यालय जो है ये ज्यूरिख के अंदर है ना। तो ये बात भी ध्यान रखना है। देखिए, कल एक जो है वाडा का फुल फॉर्म पूछा था, तो ऐसे संस्था का भी कुछ फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखें जो खेल से रिलेट है, खेल को जो है मतलब रिप्रेजेंट करता है या खेल में जो है किसी न किसी रूप में भूमिका अदा करता है। जैसे आईसीसी वगैरह, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, है ना। वाडा का हो जो है डोपिंग टेस्टिंग एजेंसी वाला है ये, वर्ल्ड, है ना, वर्ल्ड डोपिंग टेस्ट एजेंसी वाला जो ये संस्था है वाडा, तो इनको भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी होता है ना, इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा
भारतीय फुटबॉल के जो खिलाड़ी हैं सुनील छेत्री, बाईचुंग भूटिया, इनको भी डायरेक्ट छोटे छोटे एग्जाम में पूछते हैं कि ये किस खेल से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा शरद कमल को ध्यान रखना है, इनसे भी पूछा जा सकता है कि किस खेल से संबंधित है। तो शरद कमल जो है ये टेबल टेनिस से संबंधित है और इस बार की जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 है जो 2023 में ऐलान किया गया, ये एकमात्र खिलाड़ी शरद कमल को दिया गया है जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में 4 पदक प्राप्त किए थे। ठीक है, इसके अलावा चलते हैं आगे। अगला हमारा प्रश्न है, अनुष्का शंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। देखिए, अनुष्का शंकर का संबंध जो है ये अनुष्का शर्मा नहीं, अनुष्का शंकर अलग कैरेक्टर हैं। इनका संबंध जो है सितार प्ले करती हैं ये, है ना। पंडित रविशंकर साहब सितार के जो है महारथी हैं। बुद्धादित्य मुखर्जी ये भी सितार प्ले करते हैं। निखिल बनर्जी भी सितार प्ले करते हैं। विलायत खान, बंदे हसन, शाहिद परवेज, ये सभी के सभी सितार के जो हैं फेमस प्लेयर हैं। इसके अलावा जो पंडित रविशंकर साहब हैं ये भारत के लिए प्रथम बार ग्रैमी अवार्ड जीतने का जो है कारनामा किए थे। तो ये क्वेश्चन कई दफा पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। इसके अलावा पंडित रविशंकर साहब को 1999 में जो है भारत की सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। म्यूजिक के क्षेत्र में जो 6 भारत रत्न दिए गए हैं, सबसे पहले एम सुब्बालक्ष्मी, फिर आपका जो है पंडित रविशंकर साहब, लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां को एक साथ, पंडित भीमसेन जोशी और भूपेन हजारिका, ये 6 कैरेक्टर हैं जिनको जो है आपको भारत रत्न दिया जा चुका है संगीत के क्षेत्र में। इन्हें भी ध्यान रखें और हाल फिलहाल के एग्जाम में काफी नंबर दिलाया बच्चों को। इसके अलावा ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो ये तन्वी शाह है। इसके अलावा ग्रैमी अवार्ड AR रहमान के पास भी है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, जय हो संगीत के लिए उन्हें मिला था। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है इस टॉपिक में, जो इन्होंने मैं अवार्ड की बात करा वहां पे, कि भारत में सबसे पहले ऑस्कर किसे मिला था, तो भानु अथैया को मिला था। और किस चीज के लिए मिला था भैया भानु अथैया को, तो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए। जो कॉस्ट्यूम होता है ना, कॉस्ट्यूम बोलते हैं इसे, ये क्या होता है, एक विशेष प्रकार का परिधान होता है जो किसी पार्टिकुलर चीज के लिए यूज करते हैं। जैसे आप एस्ट्रोनॉट्स वगैरह को देखे होंगे, व्हाइट कलर का जो कॉस्ट्यूम होता है, उसके आंख के सामने कांच लगी होती है ना। जैसे डॉक्टर को ही देखिए, जैसे आप वकील को देखिए, है ना। तो इनका तो बेसिक अर्थ ये निकलता है किसी प्रोग्राम वगैरह के लिए जो इस्तेमाल की जाती है पहनावा, उसे कॉस्ट्यूम कहते हैं। लेकिन आप कह सकते हैं किसी एक पार्टिकुलर चीज की जो पहनावा होती है उसे भी कॉस्ट्यूम कह सकते हैं। तो कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए जो है भानु अथैया को जो है आपका ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। अभी नाटू संगीत को भी ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। ये जो RRR पिक्चर के जो है गीत हैं उन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालने हेतु GDP में क्या जोड़ा जाता है। ये क्वेश्चन मैंने पहले बताया है लेकिन इस लैंग्वेज में नहीं बताया। ये क्वेश्चन MTS के अंदर इसी लैंग्वेज में पूछा गया था। इसमें से पूछा गया था कि क्या घटाया जाता है, मैंने यहाँ पे रखा कि क्या जोड़ा जाता है ना। तो यही तो फर्क है कि जो क्वेश्चन की माता बहन पिता नाना नानी दादा दादी है, यहीं से तो क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पहले ही जो है सबसे मेल मिलाप करके रखना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे GNP अगर आप निकालेंगे तो GDP में यहाँ पे लिखा गया है कि क्या जोड़ा जाता है। मैंने आपको देसी भाषा में समझाया था, इसे भूल जाइए, ये सूत्र बुत्र को भूल जाइए। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप GNP निकालेंगे, सबसे पहले तो GNP का, GDP का, GPP का, इसके अलावा एक और होता है नेशनल GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एक और होता है शुद्ध नेशनल प्रोडक्ट भी होता है एक, है ना। तो ये जो भी इस टॉपिक मतलब इस प्रकार के आपका GDP GNP वगैरह हैं, इनको जो है सबसे पहले फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। डायरेक्ट पूछ देता है छोटे छोटे एग्जाम में कि भाई इसमें D का क्या फॉर्म है, P का क्या पूर्ण रूप है ना। तो ये पूछा जाता है। तो GNP निकालने के लिए मैंने आपको बताया है कि GDP तो आप जानते ही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GNP भी जानते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, है ना। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है ना। तो ये जो है आपका GDP में यहाँ पे लिखा है कि क्या जोड़ा जाता है। तो मैंने कहा था कि राम का आय जोड़ा जाता है और सैम का आय घटाया जाता है। अब ये राम और सैम कौन है, तो आपको राम से स्पष्ट पता चल रहा होगा कि कोई हिंदुस्तानी का नाम लग रहा है। सैम से स्पष्ट पता चल रहा है, हालांकि सैम आजकल इंडिया में काफी फैशन वाला नाम है भाई। आजकल अपने बेटा का नाम गांव घर में भी लोग सैम रख देते हैं भाई, जॉन रख देते हैं, है ना। तो बदलती भारत है, इनक्रेडिबल इंडिया, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे ये GDP में राम का आय जोड़ते हैं और सैम का आय जो है घटाते हैं। अब ये राम जो है ये कहाँ, ये अरब जाके कमा रहा है, तो वहां जो भी कमाई कर रहा है ना ये GDP में जोड़ा जाएगा। और ये सैम जो है ये इंग्लैंड से आके बिहार में कोई मैनेजर है तो कमा रहा है इंडिया के अंदर, तो इसकी जो अर्निंग होगी ये घटाया जाएगा। समझ गए आप। GDP में देसी आदमी के द्वारा विदेशों में कमाया गया धन को जोड़ा जाएगा और देश में विदेशियों के द्वारा कमाए गए धन को घटाया जाएगा, तब आपका जो है GNP निकलता है जी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन मैं कई दफा पूछते देखा हूं।
तो एडम स्मिथ को जो है अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। इनके एक पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, है ना, वेल्थ ऑफ नेशन यानी राष्ट्र का धन, है ना। तो इस प्रकार से इनके एक किताब का नाम है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, एडम स्मिथ का किताब है ना। इसके अलावा अर्थशास्त्र में भी कई प्रकार के होते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र, है ना, इस प्रकार के। तो अलग अलग जो है इनके पिता कहलाते हैं, रेगनर फिश वगैरह बड़े बड़े अर्थशास्त्री है ना। लेकिन ओवरऑल अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत लौह अयस्क के निर्यातकों में किस स्थान पे काबिज रहा? तो भैया ये सेकेंड स्थान पे रहा है। ये सेकेंड स्थान पे पहले कौन था? तो पहले चाइना, फिर जापान लौह अयस्क के मामले में। अब ये जापान हट गए हैं। अब 3 नंबर पे जो इंडिया था यह घसक के आ गया जी 2 नंबर पे। तो लौह अयस्क के निर्यात में भारत जो है सेकेंड स्थान रखता है आफ्टर चाइना, है ना, चाइना के बाद। ठीक है, चाइना जो है गेहूं चावल के उत्पादन में भी प्रथम है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, और बीमारी फैलाने में भी प्रथम है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। इसके अलावा चाइना से एक चीज और आपको ध्यान रखना है, जो SCO है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, संघाई सहयोग संगठन, ये भी चाइना से रिलेटेड है। इसके अलावा जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, है ना, तो ये आपका ब्रिक्स का बैंक है जी। किसका बैंक है? ब्रिक्स का बैंक है। तो इसका भी मुख्यालय चाइना के अंदर ही है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और मैंने अभी भी बताया है कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जो ब्रिक्स की बैंक है, इसकी प्रमुख कौन बनी है अभी हाल में? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा जी, डिल्मा रूसेफ, क्योंकि एक तो ये जाने पहचाने नेता है ब्राजील के, है ना। इसके अलावा ये NDB में अध्यक्ष बन गई है। तो भाई इसे क्यों नहीं पूछा जाएगा? तो इसे जो है VVI कर लेंगे करंट अफेयर के सेक्शन से, डिल्मा रूसेफ को, है ना, कि ये भाई किस संस्था में जो है चीफ बनी है? तो आपके NDB के अंदर बना है ना। NDB क्या है? ब्रिक्स की जो है सहयोग वाली देश जो ब्रिक्स है, इनकी एक अपनी बैंक है जिसका नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक दिया गया है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि SCO ने, संघाई सहयोग संगठन, ये दोनों मैं अलग अलग चीज की बात कर रहा हूं जी, कंफ्यूज मत होना। NDB अलग है जो ब्रिक्स से संबंधित है, ये चीज अलग है SCO, ठीक है। SCO ने अपना विरासत शहर या फिर राजधानी किसे घोषित किया है ना, तो ये सबसे पहले बनारस को किया है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन आपके MTS में पूछा गया था, ठीक है, सांस्कृतिक राजधानी, है ना। इसके अलावा विश्व की सबसे अधिक जो लौह अयस्क का निर्यात है ये चाइना करता है, ये मैं बता रखा। इसके अलावा भारत में अगर आपसे पूछा जाए बंदरगाह को रिलेट करके कि किस बंदरगाह से सबसे अधिक लौह अयस्क का निर्यात होता है, तो आपको आंसर देना है मार्मा गोवा, है ना, मार्मा गोवा। ये पश्चिमी तटीय बंदरगाह है। पश्चिमी तटीय बंदरगाह से आप क्या समझते हैं? तो पश्चिम तटीय बंदरगाह उसे कहते हैं जो बेसिकली अरब सागर के किनारे पे स्थित होती है, ठीक है। इंडिया में देखिए 2 सागर की पार्ट है, एक तो अरब सागर है, एक बंगाल की खाड़ी है जी। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से 2 क्वेश्चन तो यूं ही आ जाते हैं कि बंगाल की खाड़ी कहाँ स्थित है, और अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है, और आपका लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। तो अंडमान आपके बंगाल की खाड़ी में है, और लक्षद्वीप जो है ये आपका अरब सागर में स्थित द्वीपीय जो है मतलब यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन तो यहाँ से आ गए। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और इनसे बनते हैं, अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से। बंगाल की खाड़ी से 40% वर्षा होती है, अरब सागर से 60% वर्षा होती है इंडिया के अंदर। अब इंडिया के अंदर जो टोटल वर्षा होती है ये किस मानसून में आती है जी? तो दक्षिण पश्चिम मानसून में, यानी साउथ वेस्ट मानसून में जो है सबसे अधिक वर्षा इंडिया के अंदर होती है। एक एक बात को आप कहीं से कहीं पिन मार के मतलब रिलेट करके पिनअप करके नत्थी करते जाइए, आपको काम आएगा। और रिलेट करके पढ़ने से आपको चीज जो है बहुत दिनों तक याद रखना मतलब रह पाएगी। ये मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे थोड़ी। मैं कहाँ पे था? अरब सागर बंगाल की खाड़ी। ये किस क्वेश्चन से बात उठी थी भाई, कहाँ से राइज हुई थी? हाँ, जो लौह अयस्क का निर्यात करते हैं ना, मार्मा गोवा करता है इंडिया के अंदर। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि जो रिफाइनरी तेल होती है ना, कच्चे तेल, है ना, तो ये सबसे ज्यादा कहां से आजकल निकाला जाता है, प्राप्त किया जाता है? तो आप कहेंगे इंडिया के अंदर अपतटीय मुंबई हाई, अपतटीय मुंबई हाई, यहां से जो है सबसे अधिक जो है पेट्रोलियम की जो है उत्पन्न किया जाता है, मतलब निकाला जाता है, ठीक है। अपतटीय मुंबई हाई ऑप्शन में आपका डिगबोई भी रहेगा, अंकलेश्वर जो तेल क्षेत्र है ना वो भी रहेगा, है ना, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
मैं उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ ऑप्शन के सही। जैसे मैंने कल एक बच्चा ने कमेंट किया कि सर मिश्रित कृषि भी पूछा था, आपने नहीं बताया एनालिसिस में, है ना। तो मैंने उनको ध्यान दिलाया था उससे पहले वाले शिफ्ट में ही कि देखिए भैया मिश्रित कृषि पूछ देते हैं, मिश्रित कृषि एग्जाम में आ जाती है, जहां पे मैं झूमिंग कृषि जो आपका मध्य प्रदेश के अंदर झूमिंग कृषि को मैं समझा रहा था, है ना। तो वहीं पे मैं मिश्रित कृषि को जो है मतलब डिस्क्राइब कर दिया था, भाई मिश्रित कृषि क्या होती है। आपके ऑप्शन में क्या रहते हैं, एक से अधिक फसलों की खेती एक साथ करना, गेहूं के साथ सरसों की खेती कर लेना, है ना, पहाड़ी ढलानों को काट छांट करके खेती करना। एक ऑप्शन रहता है कि खेती के साथ साथ पशुपालन करना। मैंने आपको बताया था खेती के साथ पशुपालन वाला आंसर लगा देना, और बच्चे ने एकदम सटीक लगाया है। मुझे बहुत अंदर से जो है खुशी आई कि मैंने इतना मतलब जो बताया और एकदम सही करके आया, तो बड़ा मजा आ जाता है ना। तो इन्होंने इस बात से भी आपको ध्यान रखना है मिश्रित कृषि क्या होती है। इसी प्रकार से मैंने अभी अपतटीय मुंबई हाई वाला बताया है। उसी प्रकार से एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन और बताता हूं, है ना। एक क्वेश्चन आपको संविधान से पूछता है इस प्रकार से, जहां पे आप जो है मुकर जाते हो, अपनी होते हुए भी जो है गलती करने की चांस बढ़ती है। कहां पे, जब आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में सर्वाधिक तथ्यों को या तत्वों को कहां से लिया गया है ना। तो आपने गिनती करना है जी, अमेरिका के संविधान से, इंग्लैंड के संविधान से जी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जर्मनी के, जहां भी जो भी कंट्री दिया रहेगा ऑप्शन में, है ना। तो आपको इन सबको जी स्किप करना है। यहां से जो लिए गए हो तो लिए गए ही हैं, लेकिन भारतीय संविधान की जो बेसिक पार्ट है, जो ढांचा है ना, ढांचा, ये आपका जो है 1935 भारत सरकार अधिनियम की जो है अधिकांश चीजों को कॉपी पेस्ट किया गया है। हाँ, मॉडिफिकेशन जरूर किया गया है, लेकिन कॉपी पेस्ट जो है 1935 के जो भारत सरकार अधिनियम थे उन्हीं से ज्यादा चीज लिए गए हैं। तो जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा तथ्यों को संविधान में कहां से ग्रहण किए गए हैं, तो किसी देश का नाम नहीं बताना, नहीं तो आप विदेश चले जाओगे भैया, है ना। तो 1935 बताना, ठीक है। इसके अलावा मैंने अभी 3 क्वेश्चन इस फॉर्म में बताया। एक मिश्रित कृषि बताया, सबसे ज्यादा तेल कहां से, तो अपतटीय मुंबई हाई से। इसके अलावा संविधान में सबसे अधिक तथ्य कहां से, तो 1935 से, ठीक है। तो एक तरीके क्वेश्चन को एक जैसे सोचेंगे तो ज्यादा दिन तक भी रहती है। इसके अलावा द बुक ऑफ जॉय के लेखक कौन है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो भी हैप्पीनेस वाला टर्म आता है, खुश रहना सिखाता है, ये आपका दलाई लामा की पुस्तक एग्जाम में जो है ऑप्शन छांटने में मदद मिलेगी ये बात से। तो भैया दलाई लामा कौन है, तिब्बती धर्म गुरु हैं दलाई लामा, ठीक है। फ्रीडम इन एक्साइल, एक्साइल का मतलब होता है देश निकाला जी, है ना, देश निकाला की सजा जो है पहले राजा महाराजा देते थे कि निकल जाओ मेरे देश से, आजकल बोलते हैं निकल जाओ मेरे सामने से, है ना। तो ये देश निकालना की सजा जो है ये पहले मिला करता था, इसे एक्साइल कहते हैं। फ्रीडम इन एक्साइल दलाई लामा की पुस्तक है। बियॉन्ड रिलीजन, बियॉन्ड मतलब समझते हैं ना, परे होता है कोई चीज से, है ना, परे। बियॉन्ड हमेशा एक जो है बाउंड्री को लांघने का काम करता है ना। तो रिलीजन के परे इस प्रकार से हिंदी आ जाएगा इसका, तो ये भी दलाई लामा का है। एन ओपन हार्ट, है ना, ये भी आपका दलाई लामा साहब की पुस्तक है। इसके अलावा नीचे जो पुस्तक दिख रहे हैं आपको, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये आपका नेल्सन मंडेला साहब का पुस्तक है। नेल्सन मंडेला कहाँ के रहने वाले थे, इसे अफ्रीकन गांधी कहा जाता है, आप जानते ही हैं। इन्हें भारत रत्न भी दिया जा चुका है। इसके अलावा द स्ट्रगल इज माई लाइफ, ये किसके पुस्तक है, ये भी नेल्सन मंडेला की पुस्तक है। इनग्लोरियस एम्पायर, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, है ना, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, है ना, अंबेडकर ए लाइफ, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ये सभी के सभी पुस्तक जो हैं शशि थरूर के हैं। शशि थरूर जाने माने नेता हैं इंडिया के। देखिए 2 पुस्तक है प्राइम मिनिस्टर वाला नाम से, एक तो द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर है और एक है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर है। तो जो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर वाला है ना, ये मनमोहन सिंह साहब के ऊपर बेस्ड किताब है, ठीक है। मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रमुख अर्थशास्त्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व आरबीआई के गवर्नर, भूतपूर्व भारत सरकार वित्त सचिव, भूतपूर्व वित्त मंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री के चीफ आर्थिक सलाहकार, भूतपूर्व विदेश मंत्री। तो ये सभी के सभी पोस्ट को जो है कि विदेश मंत्री शायद नहीं बने, देख लीजिएगा, विदेश मंत्री भी बने हैं मनमोहन सिंह, है ना। तो ये सभी के सभी पोस्ट जो है मनमोहन सिंह साहब जो है कवर किए हैं। तो समझ सकते हैं आप ये कितने बड़े जो है विद्वान है ना। तो और इन्हें आर्थिक उदारीकरण का जनक भी कहा जाता है। अब इनका नाम आ गया है तो थोड़ा सा काम का भी बात कर ले। आर्थिक उदारीकरण का जनक कहा जाता है इंडिया के अंदर, है ना, किसे, मनमोहन सिंह साहब को। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो मनमोहन सिंह साहब के ऊपर अभी आपसे एमटीएस में पूछा गया था कि मनमोहन सिंह साहब के ऊपर कौन सी किताब है, तो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर है ना। इनके लेखक कौन है, संजय बारू, कौन है, संजय बारू। और वो है यहाँ पे द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, इनके लेखक हैं शशि थरूर, है ना। इसके अलावा ओलिवर
ट्विस्ट ए टेल ऑफ टू सिटीज चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। इसके अलावा पुस्तक को मैंने पूरा होल वीडियो बना दिया है, आप लोग देख लीजिएगा विशेष जानकारी के लिए। अगला प्रश्न है नीला गुंबद कहाँ स्थित है? तो दिल्ली के हुमायूं मकबरे के परिसर में जो है नीला गुंबद स्थित है। हुमायूं का मकबरा का निर्माण हाजी बेगम या बेगा बेगम ने करवाया था, जो हुमायूं की पत्नी थी। कहीं कहीं अच्छे बुक में देखिएगा कि अकबर ने करवाया था, है ना। तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में अगर हाजी बेगम बेगा बेगम है तो यही आंसर है, नहीं तो अकबर की संरक्षण प्राप्त हुई थी। चूंकि जो है मुगल जो सल्तनत मुगल जो वंश रहा हमेशा पुरुष प्रधान रहा जी, है ना, पुरुष प्रधान रहा। कभी भी उसमें जो है कोई लेडीज का ऐसा नाम नहीं आया कि जो है आपका शासन किया हो, है ना। लेकिन गुप्त रूप से बहुत सारे लेडीज शासन किए, है ना। जैसे आपका ये जो थी सलीम की पत्नी, है ना, ये भी आपकी जो है गुप्त रूप से जो है मतलब गद्दी पे न बैठते हुए साइड से जो है शासन चलाई थी अपने दामाद को बैठा के, है ना। लेकिन इनका नाम नहीं आया। तो इसी प्रकार से अगर बेगा बेगम या हाजी बेगम ऑप्शन में नहीं है तो आप अकबर को लगा सकते हो, ठीक है, जो हुमायूं का मकबरा किसके काल में बना, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत गार्डन हो गया है करंट सेक्शन से। साथ ही साथ दिल्ली में जो राजपथ था इसका नाम बदल के अब कर्तव्य पथ हो गया है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। हुमायूं का मकबरा मुगलों द्वारा बनाया गया पहला गार्डन मुकबरा था। गार्डन मुकबरा समझ रहे हैं ना कि भाई मकबरा के अंदर गार्डन, है ना, जहाँ लोग घूमने पर्यटक स्थल के टाइप का। तो मकबरा यहाँ पे इंडिया में तो पर्यटक स्थल होता ही होता है, साथ ही साथ इसमें गार्डन की फैसिलिटी और भी है। तो इस प्रकार की ये पहली मकबरा है हुमायूं का मकबरा, जो कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर स्थित है, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है 1916 में आरडीआर में होम रूल लीग की शुरुआत किसने की थी? पूछा नहीं कि भैया मैं बता रहा हूँ, तो ये एनी बेसेंट ने किया था, है ना। होम रूल लीग में जो है भारत की तरफ से कौन कौन सक्रिय रहे थे? वैसे तो और भी लोग रहे थे, लेकिन जो दो फेमस लोग रहे थे ये हैं आपका एनी बेसेंट और तिलक साहब, ठीक है, एनी बेसेंट और तिलक साहब। आप मुझे बताइए कि क्या ये देश जो अपना आजाद हुआ, देश जो आजाद हुआ, तो क्या जितने नेताओं का नाम हम पढ़ते हैं क्या उन्हीं के सहयोग से ये देश आजाद हुआ है? क्या यहाँ की आम नागरिक, आम जनता कोई भी सपोर्ट नहीं, किसी चीज में भाग नहीं लिया? ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन उन्हें हम याद नहीं रखते हैं क्योंकि वो फेमस नहीं है, वो जो है सामने नहीं आए, है ना, समझ रहे हैं। तो वैसे ही हर चीज के पीछे जो है कुछ न कुछ गुप्त कलाकार जरूर होता है। इसी प्रकार से वो जो एनी बेसेंट और तिलक साहब हैं ये होम रूल लीग, और भी लोग लिए होंगे भाग, लेकिन ये दोनों ज्यादा फेमस हैं। इनके अलावा भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट जुड़ी रही। वैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी जो विदेश में चलाए गए, जो इनके माता हैं या मतलब चलाने की जननी कहा जा सकता है, ये आप मैडम बलात बख्शी को कहते हैं। और अगर पुरुष में बात करें तो अलकाट होते हैं, अलकाट, ठीक है। तो ये दोनों जो है आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी के जनक माने जाते हैं। भारत में एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला है। इन्होंने 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली थी। देखिए कांग्रेस से भी क्वेश्चन कल पूछा गया है, तो आशा कर लेते हैं कि फेज 11 की एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है, तो कांग्रेस से भी कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे। तो चलिए मैं कांग्रेस को थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ शॉर्ट में। देखिए कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम के द्वारा, है ना, लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। प्रथम बैठक जो हुआ था WC बनर्जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। कहाँ पे हुआ था? बम्बई के अंदर हुआ था। प्रथम बार फूट पड़ा था 1907 में, कहाँ पे? सूरत के अंदर। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी घोष। कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में जो है सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया 1906 में। अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस की 1924 की अध्यक्षता आपका जो है महात्मा गांधी संभाले हैं। इसके अलावा कांग्रेस में और भी क्या होती है? 1916 की ऐतिहासिक अधिवेशन जो आपका लखनऊ में होता है, इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है एक मिल जाते हैं। साथ ही साथ जो 1907 में कांग्रेस में फूट पड़ी थी गरम दल और नरम दल, फिर से दोनों एक हो जाते हैं। तो ये सब कुछ शॉर्ट में कांग्रेस के। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जो है कांग्रेस के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इनके अलावा जो इनके चुनाव चिन्ह वगैरह तो आप जानते हैं, और हाल में ही इन पार्टी का जीत हुआ है कहाँ पे? कर्नाटक के अंदर। इसके अलावा रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में है। बनरघट्टा तितली ये भी कर्नाटक में है। पीन वैली नेशनल पार्क, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये दोनों के दोनों हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के अंदर आपका नाटी डांस ज्यादा पूछा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मुरलेन नेशनल पार्क ये आपका मिजोरम के अंदर है। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश के अंदर है।
कैबुल लामजाओ पल्लवित पार्क फ्लोटिंग पार्क ये मणिपुर में है। लोकटक झील के पास, लोकटक झील भी मणिपुर में होंगे फिर, है ना। इसके अलावा मणिपुर का एक नृत्य जरूर ध्यान रखें आपका थांगटा, है ना। थांगटा जो है मार्शल आर्ट है मणिपुर का, तो इसे भी ध्यान रखें। इसके अलावा काजीरंगा, नमेरी, डिब्रू सखोवा, पावितोरा, मानस ये सभी के सभी असम के अंदर है। असम के अंदर ओरंग भी है ना। ओरंग पहले इनका पूरा नाम राजीव गांधी ओरंग हुआ करता था, अब सीधा सीधा इसका नाम ओरंग है ना। तो कहाँ पे है? टाइगर रिजर्व है ये ओरंग। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल के अंदर भैया, है ना, माफ कीजिएगा, असम के अंदर है। इसके अलावा संविधान में भाग 9A में क्या वर्णित है? तो भाई 9 के ए जो है इसमें आपका नगर निगम से संबंधित है। मैंने आपको सिक्वेंसली मतलब एक सीक्वेंस में जो है आपको समझा रखा है कि भारतीय संविधान में आपको ग्राम पंचायत और नगर निगम को दोनों को एक ही साथ पढ़ना है तो ज्यादा अच्छा रहेगा कहाँ कहाँ पे है। तो संविधान के भाग 9 में ग्राम पंचायत और 9 का अगला बेटा 9 का ए तो इसमें नगर निगम। संविधान की अनुसूची 11 में ग्राम पंचायत, अगला आकर 12 में नगर निगम। टोटल अनुसूची 12, टोटल भाग 22 गो, है ना। और भाग जो है 22 ये 25 भागों में विभक्त है। कैसे विभक्त है मैं समझा चुका हूं। जैसे 4 का भाग है ना। तो मौलिक कर्तव्य जब ऐड किया गया तो एक अलग सेपरेट भाग की जरूरत पड़ी तो क्रिएट कर लिया गया 4 का ए, है ना। तो इस प्रकार से जैसे अभी आपने यहाँ पे 9 का ए देख रहे हैं कि नगर पालिका को ऐड करने के लिए एक भाग की और जरूरत पड़ी, तो इस प्रकार से ये बढ़ के 3 बढ़ गए तो 22 और 3 हो गए 25। इसके अलावा 73वां संविधान संशोधन आपका ग्राम पंचायत से है, 74वां संविधान संशोधन आपका नगर निगम से है। अनुच्छेद 40 जो है ये ग्राम पंचायत को पूर्णतः समर्पित है कि भाई बात करेंगे ग्राम पंचायत का गठन। इसके अलावा अनुच्छेद 243 जो है ये ग्राम पंचायत के साथ साथ नगर निगम दोनों की बात करता है, ठीक है। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ग्राम पंचायत और नगर पालिका का चुनाव जो है ये आपका राज्य चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है। अन्य सभी चुनाव जो है केंद्र चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है, जिसके चीफ वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है ये आपका राजीव कुमार साहब है, तो है ना। तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इस जो कमीशन है निर्वाचन आयोग इसमें 3 सदस्य होते हैं, एक 2 निर्वाचन आयोग, एक मुख्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। पंचायत की जो है दूसरे भाषा में इसे डिफाइन करें तो पंचायत को स्थानीय स्वशासन आप कह सकते हैं, स्थानीय स्वशासन कह सकते हैं, ठीक है, स्थानीय स्वशासन। पंचायत किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कई दफा ये क्वेश्चन जिस लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूँ इसी में पूछा गया है कि पंचायत व्यवस्था किस सिद्धांत पे कार्य करता है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान, पंचायत की बात हो रही तो गांव की बात भी सेम हुई, तो राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान का मुख्यालय हैदराबाद के अंदर है। देखिए दोस्तों टाइम की तरफ मत देखिए कि वीडियो लंबा हो रहा है, आपको पढ़ने से मतलब है और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन से मतलब है। तो यहाँ पे जो है आप लेते जाइए और मैं जो भी याद आता जाता है मैं आपको बताते जाता हूँ और जाऊंगा। इसके अलावा अगला प्रश्न हमारा था पंचायत की शुरुआत कब हुई, ये तो बताया ही नहीं। ओरिजिन 1959 में हुआ था राजस्थान के नागौर से। इसके अलावा पंचायती राज दिवस भी पूछा जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा 44वां शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर क्या था? तो थम्बी। 44वां शतरंज ओलंपियाड का खेल कहाँ पर? चेन्नई के अंदर 2022 के अंदर कराया गया था, है ना। शतरंज के घर में जो होता है ना, शतरंज के जो ई वाला होता है ना बोर्ड, तो इनमें क्या गो घर होता है यह पूछा था अभी कि क्या गो व्हाइट होता है घर? तो एगो व्हाइट होता है, एगो ब्लैक हो सकता है या फिर कोई भी दूसरा रंग हो सकता है ना। तो 32 गो होता है जी, 32 गो एक कलर का, 32 गो दूसरा कलर का, इसीलिए टोटल घर की संख्या 64 होते हैं, है ना। इसके अलावा 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर क्या था? सावाज। सावाज का क्या होता है अर्थ? बाघ का बच्चा। गुजरात में हुआ था 36वें राष्ट्रीय खेल, है ना। और अभी जो 37वीं राष्ट्रीय खेल होगी ना ये आपका गोवा के अंदर होगा, तो ये करंट सेक्शन के लिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। विजेता इसके कौन बने थे? सर्विसेज टीम। देखिए आपको 2 चीज और ध्यान रखना है, एक तो 36वें राष्ट्रीय खेल आगामी एग्जाम के लिए जो हाल फिलहाल में होने वाली है, इसके अलावा 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम जो आपके एमपी में हुआ था, एमपी के कितने शहरों में? 8 शहरों में। कौन विजेता रहा? तो महाराष्ट्र। सबसे अधिक महाराष्ट्र का पदक मिला, तो कितने गोल्ड मिले? तो 56 गोल्ड। तो ये सभी के सभी जो है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम जो 2022-23 में कराया गया, यानी 23 के फरवरी में समाप्त हुए थे। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम 2022, है ना, इनके शुभंकर क्या थे भैया? पेरी द बुल। कहाँ पे हुआ था? बर्मिंघम इंग्लैंड में। भारत को कितने पदक मिले? 61। कौन सा पोजीशन? चौथा पोजीशन। कितने गोल्ड? 22। कितने रजत? 16। कितने ब्रॉन्ज? 23। इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। फीफा 2022 का शुभंकर था
क्या था, लैब है ना, लाइव है ना, इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा वंश विजयनगर साम्राज्य से संबंधित नहीं? देखिए विजयनगर साम्राज्य पे जो 3 शक्तिशाली वंश रहे, तुलुभ, सुलभ, संगम है ना। इसके अलावा जो आपका वंश हुआ अरविदु, ये भी विजयनगर साम्राज्य पे जो है राज किया, लेकिन ये नाम मात्र के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 4 वंश जवाब देना है, तुलुभ वंश, सुलभ वंश, संगम वंश, अरवदी वंश, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन की? हरिहर एवं बुक्का कब किए थे? 1336 में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पे है, तो आपका आंसर होता है भैया तुंगभद्रा नदी के तट पे है। इसके अलावा विजय, यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, विजयनगर का पतन किस युद्ध से माना जाता है? तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। प्राचीन काल में प्रसिद्ध सिल्क मार्ग की खोज किसने की थी? तो भैया प्राचीन काल में सिल्क मार्ग की खोज जो है ये कनिष्क ने किया था, या शुरू करने का श्रेय जो है कनिष्क को दिया जाता है। प्रसिद्ध शासक कनिष्क जो है ये कुषाण वंश से संबंधित थे। कुषाण वंश के संस्थापक पता है? कुजुल कफडीसेस है ना, कल बताया था, कुजुल कफडीसेस नाम है इनका, इसी प्रकार से नाम है कफडीसेस है ना, तो ये ध्यान रखेंगे, कुजुल कफडीसेस है ना। कनिष्क को द्वितीय अशोक, सेकेंड अशोक कहा जाता है। कनिष्क के समय जो है 4th बौद्ध संगति जो आपका कुंडलवन कश्मीर में कराया गया था। ऊपर के 3 बौद्ध संगति कहाँ हुए हैं? आप लोग जो है मुझे दूसरा बौद्ध संगति कमेंट करेंगे कहाँ हुआ था और किसके काल में हुआ था। लाल शैवाल को क्या कहा जाता है? तो हम इसे रोडोफाइडा कहते हैं। ब्राउन शैवाल को हम फियोफाइडा कहते हैं। शैवालों के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी कहते हैं, क्योंकि पिछले 3 शिफ्ट में ये क्वेश्चन इस प्रकार के रिपीट किए गए हैं, इसीलिए मैं शैवाल से क्वेश्चन जरूर रख लिया हूँ। शैवाल को आप जो है किस समूह में रखेंगे? तो भैया ओवरऑल जो है इसे थाइलोफाइटा समूह में रखा जाएगा। कहाँ पे रखा जाएगा? थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा समूह में आपका शैवाल, बैक्टीरिया, कवक भी आ जाते हैं, ठीक है। डुंगरी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो डुंगरी उत्सव जो है ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नलवाड़ी पशु मेला ये भी हिमाचल प्रदेश। नाट्य नृत्य हिमाचल प्रदेश। बूढ़ी दिवाली हिमाचल प्रदेश। देखिए देश में जो है दिवाली तो बहुत मतलब 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक वो दिवाली होता है कि पूरा देश के साथ साथ विदेश में भी सेलिब्रेट करते हैं, जिसे प्रकाश की त्योहार कहा जाता है, और छठ के समय होता है, जब बिहार में छठ पूजा होती है उससे 6 दिन पहले दिवाली होती है, ठीक है। देखिए तो ये तो सब जानते हैं, लेकिन एक होता है आपका देव दिवाली, ये भी आपका सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है जी। एक भी क्वेश्चन जो है इधर उधर के मैं नहीं बताऊंगा, जो आपके एग्जाम में है और आने की संभावना या फिर आई है ना, ऐसे ही क्वेश्चन की डिस्कस करता हूँ जी। देव दिवाली जो है ये आपका यूपी के अंदर होती है, दिवाली के 14 दिनों के बाद होती है, और ये बनारस में होती है बेसिकली, है ना। इसके अलावा आपका यहाँ पे बूढ़ी दिवाली है, ये आपके हिमाचल प्रदेश में होती है, ठीक है। हम लोग छोटा दिवाली भी मनाते हैं दिवाली से 1 दिन पहले, है ना। तो आने वाले समय में एग्जामिनर ये भी ना पूछ ले छोटा दिवाली दिवाली से कितने दिन पहले मनाई जाती है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स का उद्घाटन किया है, जो हिमाचल प्रदेश का एम्स है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस शासित गवर्नमेंट अभी बना है ना, तो मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू, है ना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मुगल काल में हिंदुओं से ली जाने वाली टैक्स कौन सा था? तो भाई जजिया, और मुसलमानों से जकात, तो इन दोनों को ध्यान रखेंगे, जजिया जकात को। मुगल काल की पीरियड कब से कब? तो 1526 से 1857। संस्थापक कौन थे? बाबर, पानीपत की फर्स्ट लड़ाई। और अंतिम जो शासक हुए बहादुर शाह जफर, ये 1857 का जब विद्रोह हुआ तो अंग्रेज इसे कैद करके रंगून ले गया बर्मा, जहां पर इसकी मृत्यु हो गई। देखिए 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेज कौन थे? तो आपको जवाब देना है कैनिंग। इसके अलावा मैंने एक चीज और बता रखा है, 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया के द्वारा जो इंडिया का कानून देखा जा रहा था, है ना, अब ये कानून की सत्ता छीन के जो है ये मान लीजिए इंग्लैंड है, तो अब इंग्लैंड पहुंच गया। अब यहाँ के ब्रिटिश क्राउन जो है इस सत्ता को यानी इंडिया पे राज अपना जो है शासन चलाने लगा, ठीक है। चलते हैं आगे। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत को भारोत्तोलन में कितने पदक मिले? देखिए आने वाले शिफ्ट में कॉमनवेल्थ गेम के अंदर घुस के अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे तो इसी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे कि किस खेल में सबसे ज्यादा पदक मिले, किस खेल में कोई भी पदक नहीं मिले, इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। क्योंकि अब सिल्वर, रजत, ब्रॉन्ज बहुत बार जो है हम लोग गोटी गोटी खेल लिए कि भैया 22 16 23 22 16 23 22 16 23, है ना, तो यहाँ से भी बन सकता है। तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारोत्तोलन के अंदर 10 पदक मिला था इंडिया को। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जो सर्वाधिक पदक प्राप्त हुए ये आपका कुश्ती में मिला, जो 12 पदक मिला, तो यह भी ध्यान रखेंगे। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत को 61 मिले, 22 16 23 अभी मैंने बता दिया है। इसके अलावा 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इस प्रकार के प्रश्न है, तो उस समय लॉर्ड पाल्मस्टन थे, है ना। इसके अलावा उस समय वायसराय कौन थे? तो कैनिंग। मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो दिल्ली के तरफ से बख्त खां के साथ अगुवाई किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल की सीमा से नहीं लगती? देखिए नेपाल को अगर 1 मिनट इमेजिन कीजिए आप, उत्तराखंड से आपको जो है बिहार की तरफ बढ़ना है जी, उत्तराखंड, यूपी,
फिर आ जाएगा आपका बिहार, है ना, फिर आ जाएगा आपका बिहार, फिर आपका सिक्किम आ जाएगा, सिक्किम, है ना, और तब यहाँ पे नीचे में आ जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। आपके सामने मैप भी दिख रहा होगा जो नेपाल के सीमा से लगने वाली भारतीय स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड, है ना। आप इसको जो है देख सकते हैं, ये जो है आपका लगने वाला है नेपाल के सीमा से। तो ये 5 जो है स्टेट लगते हैं। राजधानी इसकी काठमांडू है। पशुपति का जो मंदिर है ये आपका नेपाल में स्थित है। मुद्रा इसकी नेपाली रुपया है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे प्रश्न जरूर रखा होगा। हाँ, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक दशकीय वृद्धि, है ना, वाला राज्य कौन सा है? देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार जो मोटे मोटे आंकड़े हैं जरूर ध्यान देना है। फर्टिलिटी रेट जरूर ध्यान रखना है 2.2, टोटल लिटरेसी रेट जरूर ध्यान रखना है 74.04, सेक्स रेशियो जरूर ध्यान रखना है। सेक्स रेशियो कितना हो जाएगा भैया? 943, माफ कीजिएगा। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व जो डेंसिटी है ये कितनी है? 382, है ना। तो ये जो डाटा है ये आपके जेब में होना चाहिए। साथ ही साथ स्टेट वाइज भी थोड़ी बहुत जरूर ध्यान होना चाहिए। सबसे बड़ा स्टेट कौन, सबसे छोटा कौन, सबसे अधिक पॉपुलेटेड कौन, सबसे कम पॉपुलेटेड कौन, सबसे अधिक सेक्स रेशियो किसका, सबसे कम सेक्स रेशियो किसका, सबसे अधिक जंगल किसमें, सबसे कम जंगल किसमें, है ना, सबसे अधिक शहरी कहाँ पे, सबसे कम शहरी कहाँ पे, सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो ये चारों डाटा जरूर ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो है दशकीय वृद्धि कितनी थी देश की? समग्र 17.64, है ना। इसमें पूछा जा रहा है कि 2011 में सबसे अधिक दशकीय वृद्धि वाला, तो सबसे अधिक दशकीय वृद्धि जो दर्शाया था ये आपका मेघालय दर्शाया था। मेघालय में अगर 100 व्यक्ति है तो 128 आदमी हो गए थे पिछले 10 साल के दरमियान, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा सबसे कम दशकीय वृद्धि जो है ये आपका केरल दर्शाया होगा, है ना, माफ कीजिएगा, केरल तो नकारात्मक में भाग गया, तो ये तो कुछ दर्शाया नहीं, उल्टा लेके चला गया। हाँ जी, ये चीज मैं बताना भूल गया कि 2011 में एकमात्र ऐसा राज्य जहां पे जनसंख्या बढ़ने के जो जगह पे घट गया था जी, जनसंख्या कहाँ पे? नागालैंड के अंदर। इसके अलावा सबसे कम जो है आपका मतलब न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर ये आपका केरल का है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिसकी जनसंख्या जितनी कम बढ़ रही है वो उतनी ज्यादा डेवलप्ड है ना। पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो भाई 2020 में हुई थी। ये योजना क्या है कि जो कोरोना के काल में जो अपना सड़क के किनारे जो भी कुछ बेचने वाले जो मतलब रेहड़ी के मालिक होते हैं उनकी बिजनेस चौपट हो गई, तो इन्हीं लोगों के लिए जो लोन मुहैया कराने के लिए 2020 में पीएम स्वनिधि योजना चलाया गया था। हिंद महासागर में उठने वाले तूफान को क्या कहा जाता है? तो साइक्लोन कहते हैं, है ना। तो ये थे दोस्तों दक्षिणी चीन सागर में। एक और ध्यान रखिएगा क्योंकि टाइफून भी काफी बार एग्जाम में आया है। टाइफून जो है ये चीन और जापान के सागर में आते हैं, दक्षिणी चीन सागर में। तो ये टाइफून भी जरूर ध्यान रखने के बाद में कि हरमटन वगैरह अमेरिका में आता है, हरिकेन वगैरह ये भी अमेरिका में आता है। बिली बिली पवन की प्रकार है जो ऑस्ट्रेलिया में चलती है। लू भारत में चलती है। काल बैसाखी बंगाल में चलती है। आम्र वर्षा केरल के अंदर होती है ना। तो ये सब कुछ जो है ज्योग्राफिकल टर्म है जो आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मिलेंगे हम अगले शिफ्ट की मतलब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।